तो लास्ट में हमने पिछली बार इलस्ट्रेशन 1 तक किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 49A है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। हमारा जो सेक्शन 49A है वो बताता है कि आईटीसी जो है क्रेडिट उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आईटीसी जो है वो सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स हो या यूनियन टेरिटरी हो, उसका जो इस्तेमाल होगा वो किस तरीके से होगा वो हम अभी देख लेते हैं। लेकिन ये बात तय है कि ओनली आफ्टर द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स हैज बीन फर्स्ट यूटिलाइज्ड। तो पहले हमें सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करना है, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो सेक्शन 49B कहता है ऑर्डर ऑफ आईटीसी। हम केस ऑर्डर में सेट ऑफ करेंगे, पहले कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सेक्शन 49(2), 4, 5, सेक्शन 49A, 49B, रूल नंबर 86, 86A, 86B और 88A, इन सबको मिलाकर हम इनकी बात करते हैं। तो सेक्शन 49(2) कहता है कि जो आईटीसी है वो रजिस्टर्ड पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहुंच जाए। तो जो भी आईटीसी है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाई देगा। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक सेल्फ असेस्ड है, मंथली रिटर्न में अपने आप ही हमें दिखाई देगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इतना आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट रखा हुआ है। इसका इस्तेमाल जो आप कर पाएंगे केवल और केवल टैक्स की पेमेंट के लिए कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल आप इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस के लिए नहीं कर पाएंगे। केवल आईटीसी का इस्तेमाल टैक्स, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए हो पाएगा। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आपका जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी के लिए आपका नॉन यूटिलाइजेशन है, क्योंकि वो आपका आईटीसी वो आउटपुट टैक्स नहीं है, वो तो इनपुट टैक्स ही है, आप रिवर्स चार्ज के हिसाब से दे रहे हैं। The amount available in electronic credit ledger may be used for making any payments towards output tax, है ना। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है उसमें आप इनपुट टैक्स की पेमेंट कर रहे होते हैं एज ए रेसिपिएंट, तो वो आपका आउटपुट टैक्स नहीं है, इसलिए उससे आप क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। तो आउटपुट टैक्स चाहे सीजीएसटी हो चाहे आईजीएसटी हो, आउटपुट टैक्स का मतलब है जो आपने टैक्सेबल सप्लाई पर टैक्स बनता है, चाहे आप खुद दे रहे हैं चाहे आपके एजेंट दे रहे हैं। लेकिन रिवर्स चार्ज वाला नहीं होगा, क्योंकि वो आउटपुट टैक्स नहीं होता। रिवर्स चार्ज बेसिस से जो टैक्स देते हैं वो इनपुट टैक्स होता है। तो आईटीसी आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स पेबल से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो क्या है आपका सेट ऑफ का प्रोसेस, कैसे आप करेंगे सेट ऑफ, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है आईटीसी इनपुट आईजीएसटी से। आप इनपुट आईजीएसटी को देखो, आपके पास कितना इनपुट आईजीएसटी पड़ा हुआ है। अब आप इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से सबसे पहले सेट ऑफ करो, ये नंबर 1 है। जब ये सेट ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद में अगर आपका इनपुट आईजीएसटी अभी भी रखा है और आपने पूरा का पूरा सेट ऑफ कर दिया है ना, तो इनपुट आईजीएसटी तो खत्म हो गया। अब आप आ जाइए इनपुट सीजीएसटी के पास और इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से पूरा सेट ऑफ कर दीजिए आप। और फिर आ जाइए आप इनपुट एसजीएसटी को और इसको आप आउटपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी से पूरा सेट ऑफ कर लीजिए। तो हर एक का इनपुट हर एक के आउटपुट से सेट ऑफ कर लीजिए। अगर आप इनपुट आईजीएसटी को पूरा सेट ऑफ कर चुके हैं आउटपुट आईजीएसटी से और अभी भी आउटपुट आईजीएसटी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो
इनपुट आईजीएसटी तो आपका खत्म हो गया और आउटपुट आईजीएसटी अभी भी रखा है, तो आपके पास फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। देखो दो बातें हैं, एक एक करके सिनेरियो देखते हैं कि आपका इनपुट आईजीएसटी मान लिया 10,000 है और आउटपुट आईजीएसटी मान लिया 12,000। तो आपने क्या करा, इसे इससे सेट ऑफ कर लिया, तो अभी भी आपका आउटपुट आईजीएसटी बचा हुआ है कि भैया अभी भी आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, तो देखो अब आउटपुट आईजीएसटी बचा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आपका इनपुट सीजीएसटी है तो उससे भी कर लो, तो इसलिए लिखा दूसरे नंबर पर। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर हो गया, आपने क्या करा, इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ कर दिया। अगर अभी भी पूरा नहीं बचा है तो, और आप देखो क्या इनपुट आईजीएसटी यूज होने के बाद अगर अभी भी बचा आउटपुट आईजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी तो कर चुके, अगर वो बचा है तो आप उसको यूज कर लो। इनपुट सीजीएसटी अगर बचा हुआ है तो उसको से कर लो सेट ऑफ, इसलिए ये इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से दूसरे नंबर पर। अगर वो भी पूरा नहीं है तो इनपुट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी को भी कर सकते। अब इसका उल्टा देखते हैं, उल्टा क्या, आपका इनपुट आईजीएसटी मान लिया 12,000 है और आउटपुट आईजीएसटी 10,000 है। तो आपने इनपुट आईजीएसटी तो भैया 10,000 पूरा खत्म कर लिया, अभी भी 2,000 रुपए बचा हुआ है। तो इस इनपुट आईजीएसटी को आप आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ कर लो। अगर सीजीएसटी आपने पहले क्या करा, इनपुट सीजीएसटी इनपुट आईजीएसटी कर लिया, अगर अभी भी आपका ऐसा है कि भैया बच गया है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अभी भी 2,000 रुपए जो बचे ये आउटपुट सीजीएसटी को आपस में कर लो सेट ऑफ। तो ये सब सीक्वेंसिंग में बता रखा है कि सीक्वेंसिंग अब मैं दो तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ये मान रहा हूं कि मेरा इनपुट आईजीएसटी जो है वो कम है, इनपुट आईजीएसटी कम है और आउटपुट आईजीएसटी ज्यादा है, तो मैंने सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को निपटा दिया। अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ आउटपुट आईजीएसटी, तो मैं इनपुट सीजीएसटी को इनपुट आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ करने के बाद फिर भी बचा तो मैं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है आउटपुट आईजीएसटी के लिए इनपुट सीजीएसटी बचा हुआ यूज कर लो, और अगर मेरे पास एसजीएसटी का भी हिसाब बचा है वो भी कर लो। अब मैं उल्टा देखता हूं कि मेरा इनपुट आईजीएसटी जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो मैं सबसे पहले इसे आउटपुट आईजीएसटी से कंपेयर सेट ऑफ करूंगा, वो भी नहीं हो पाया तो आउटपुट सीजीएसटी से मैं कर सकता हूं या आउटपुट एसजीएसटी से कर सकता हूं। तो आपस में इनपुट आईजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी कोई टेंशन नहीं है, देखो हम सबको आपस में सेट ऑफ आराम से कर पा। अब दूसरी बात है कि जो सीजीएसटी है वो सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों से हो सकता है, लेकिन एसजीएसटी से नहीं हो सकता, ये अलाउ नहीं है। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी ये आपस में अलाउ नहीं है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में अलाउ नहीं। तो ये देखो ये है इनपुट इनपुट इनपुट, ये है आउटपुट आउटपुट आउटपुट, तो ये आपस में अलाउ नहीं है, ऐसे ही ये आपस में अलाउ नहीं। तो इनपुट आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या यूटीजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाए, बाकी सब अलाउड है। लेकिन उसमें भी सबसे पहले क्या लिखा है, आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर टैक्स पेबल अंडर, ये तो हो गया हमारा। और सबसे पहले लेकिन हमें क्या करना है कि आउटपुट आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू मींस द टैक्स हमारा जो है अपना सेट ऑफ कर लो, और सबसे पहले आप क्या करो, आउटपुट आईजीएसटी को और इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना स्टार्ट करो। अवेलेबल, अब इसी को हम थोड़ा सा टेबल की वजह से देखते हैं। इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट जो हमारे पास है, तो हमारे पास जो आईजीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है वो क्रेडिट लेजर में है, तो सबसे पहले उससे हमें आउटपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करना। तो ये बात तो तय हो गई। अगर फिर भी पैसा बच गया
तो इनपुट आईजीएसटी का जो पैसा बचा है उसे हमें किसी भी चीज से सेट ऑफ करने में कोई टेंशन नहीं है। हम सीजीएसटी से भी कर सकते हैं, हम एसजीएसटी यूटीजीएसटी से भी कर सकते हैं, और किसी भी ऑर्डर में, मतलब हम पहले एसजीएसटी या सीजीएसटी हमारी मर्जी है, हम किसी से भी कर सकते हैं। आईजीएसटी वाला पोर्शन इनपुट, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आउटपुट आईजीएसटी से ही करेंगे। सेकेंड नंबर पे सीजीएसटी एसजीएसटी किससे करना, ये हमारी इच्छा है। तो क्या लिखा है, अवेलेबल आईजीएसटी क्रेडिट जो है वो पहले हमारा आउटपुट आईजीएसटी से होगा, दूसरा नंबर सीजीएसटी एसजीएसटी जिससे हमारी मर्जी। तो रिमेनिंग जो भी अमाउंट है वो यूटिलाइज हो सकती है सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीएसडी इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रपोर्शन, हम चाहें तो पार्टली भी कर सकते हैं, है ना। तो आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड ईदर अगेंस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी, और बोथ मिक्स भी हम कर सकते हैं। अब एंटायर आईटीसी of IGST is to be fully utilized first before the ITC of CGST और SGST can be utilized। तो पहले ITC IGST को निपटा दो, जब वो पूरा निपट जाएगा उसके बाद आप देखो क्या इनपुट CGST हमारे पास है, अगर है तो उसको आउटपुट CGST से सेट ऑफ, वरना नहीं हो पाया तो फिर रिमेनिंग अमाउंट अगर हमारा आउटपुट आईजीएसटी है तो उससे कर लो, अगर वो नहीं है तो सीजीएसटी का एसजीएसटी से, यूटीजीएसटी से तो नहीं हो पाए। ऐसे ही एसजीएसटी को हम यूटिलाइज कर लें एसजीएसटी यूटीजीएसटी से और रिमेनिंग अमाउंट को आईजीएसटी से, लेकिन सीजीएसटी से अब नहीं हो पाएगा। तो सीजीएसटी एसजीएसटी से और एसजीएसटी सीजीएसटी से नहीं हो पाएगा। Condition of use of amount available in electronic credit ledger in case the commissioner or an officer authorized by him this behalf not below the rank of assistant commissioner has reason to believe that IDC available in the electronic credit ledger have been fraudulently availed या eligible नहीं है, तो वो राइटिंग में रोक सकते हैं आईटीसी को आपका सेट ऑफ करने के लिए, या आपका क्लेम ऑफ रिफंड रोका जा सकता है। लगे कि कुछ गड़बड़ करिए आपने तो आपको आईटीसी सेट ऑफ करने से रोका जा सकता है, या आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो रिफंड से भी रोका जा सकता है। तो रूल नंबर 86 भी कहता है कि जो आपका अमाउंट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो आप आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन केवल 99%, 99% of such liability in cases where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds ₹50 lakh। तो अगर आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 50 लाख रुपए से ज्यादा है एक महीने में, तो आप क्या कर पाएंगे, तो अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विच ए रजिस्टर्ड पर्सन कैन यूज टू डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी टू 99%, मतलब आपकी जितनी भी आउटपुट लाइबिलिटी है उसका 1% तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा कैश से, कैश लेजर से, अगर 50 लाख से ज्यादा की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपकी है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा है और ये टैक्सेबल सप्लाई में एग्जेम्प्ट सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई नहीं आती। इसके अलावा और क्या बात है, ऐसी एनी डिस्क्रिपेंसी अगर नोटिस हुई तो रजिस्टर्ड पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है और कॉमन पोर्टल में बात कर सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर के पॉइंट देखते हैं। Where a person has claimed refund of any amount from the electronic cash or credit ledger, the said amount shall be debited to the electronic cash or credit ledger। जब हमारा पैसा जमा होता है तो हम क्रेडिट होता है, जब रिफंड होगा या सेट ऑफ होगा तो डेबिट हो जाएगा। अगर रिफंड रिजेक्ट हो गया है फुल्ली या पार्टली, जो डेबिट हो गया था जितना रिजेक्ट हुआ है उतना वापस से क्रेडिट हो जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा हर डेबिट या क्रेडिट के लिए, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर
relating to discharge of any liability shall be indicated in corresponding entry in electronic liability register. तो जितना आपने पेमेंट करा डिस्चार्ज करिए लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी रजिस्टर से भी वो यूनिक नंबर दिखाई देगा. CBIC has provided clarification regarding utilization of the amount available in the electronic credit ledger and cash ledger for payment of tax and other liabilities. Issue number 1. Whether the amount available in the electronic credit ledger can be utilized for making payment of any tax under the GST law. तो जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, क्या हम किसी भी टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं? तो 49(4) कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो इस्तेमाल है वो आप आउटपुट टैक्स के लिए कर सकते हैं. ठीक है, CGST एक्ट में या IGST में लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन यूज ऑफ यूटिलाइजेशन 49B में जो बता रखा है, और आपको 49, 49A, 49B सेक्शन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा. तो आउटपुट टैक्स का मतलब होता है कि जो रजिस्टर्ड है और उसको जो टैक्स देना है आउट टैक्सेबल सप्लाई पर, लेकिन रिवर्स चार्ज वाला टैक्स नहीं. तो कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी, कोई भी टैक्स का आप पेमेंट नहीं सेट ऑफ कर पाएंगे, क्योंकि रिवर्स चार्ज के हिसाब से जो आपने देना वो आप सेट ऑफ नहीं. अकॉर्डिंगली ये क्लैरिफाई किया गया है कि एनी पेमेंट टुवर्ड द आउटपुट टैक्स वेदर सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न और पेबल एज ए कॉन्सिक्वेंस अंडर द GST लॉ कैन बी मेड एट यूटिलाइजेशन. तो आउटपुट टैक्स का ही इस्तेमाल कर, अब इस बात का ध्यान रखना. और इसके अलावा आउटपुट टैक्स में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना. इशू नंबर 2. Whether the amount available in the electronic credit ledger can be used for making payment of any liability other than tax under the GST law. टैक्स के अलावा जो और चीजें हैं क्या उसके लिए इस्तेमाल हो पाएगा? तो हम केवल टैक्स के लिए आउटपुट टैक्स की पेमेंट कर पाएंगे, और इसका इस्तेमाल इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या और चीजों के लिए नहीं हो पाएगा. ठीक है. इशू नंबर 3. क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल हम GST लॉ की किसी भी पेमेंट के लिए कर सकते हैं? तो जो सेक्शन 49(3) कहता है कि अमाउंट जितना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है उसका पेमेंट आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो हम पैसा खुद ही जमा करा रहे हैं पेमेंट करने के लिए, वो है ही इसी चीज के लिए, तो हम उसका इस्तेमाल किसी भी चीज में कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर की. अभी तक हमने कैश लेजर, क्रेडिट लेजर की बात करी, अब हम लाइबिलिटी रजिस्टर की बात करते हैं. सेक्शन 49(7)(a), 49(7), 49(8), 49(9) और रूल नंबर 85 के बारे में. तो 49(7) कहता है थर्ड काइंड ऑफ लेजर के बारे में. ऑटो अपडेटेड कॉमन पोर्टल पर होती है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, जिसको हम कहते हैं. While the terms electronic cash ledger and the electronic credit ledger are defined, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर को डिफाइन नहीं किया गया. तो ये सेक्शन कहता है कि सारी लाइबिलिटी जो भी होगी वो लाइबिलिटी रजिस्टर में दिखाई देगी. तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में टोटल टैक्स लाइबिलिटी आएगी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ टैक्स एंड अदर ड्यूज. तो सब सेक्शन 8 कहता है कि जो आपका ऑर्डर रहेगा वो सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यू फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैव टू बी डिस्चार्ज फर्स्ट. पहले आपको पुराना पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप नए की पेमेंट कर पाएंगे. ऐसा नहीं है पिछले साल का भी ड्यू है और करंट ईयर की आप पेमेंट कर पाएंगे, ऐसा पॉसिबल. पहले पुराना हिसाब निपटाना पड़ेगा. सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यू फॉर द करंट टैक्स हैव टू बी डिस्चार्ज नेक्स्ट. पहले पुराना फिर नया. Once these two steps are exhausted, thereafter any amount payable including demand under section 73 or 74 to be discharged. In other words, the liability in arising of demand notice and proceedings comes last. The sequence has to be
फॉलोड। तो एक्सप्रेशन अदर ड्यू का मतलब है इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट और रूल्स मेड देयर। तो हमें पहले टैक्स वगैरह की पेमेंट करनी है, फिर हम अलग चीजों की करें। प्रिजम्पशन दैट incidence of taxes passed on contains a deeming clause. This part of section provides that when a taxable person has paid the GST under the corresponding act, the taxable person is deemed to have passed on the incidence of such payment to the recipient. जैसे ही हम पेमेंट करते हैं ना, वैसे ही हमारी जो लाइबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाती है रेसिपिएंट के ऊपर। हमारा अपना काम धंधा खत्म हो जाता है और जो नया लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाती है वो रेसिपिएंट के ऊपर शिफ्ट हो जाती है लाइबिलिटी। चैप्टर 9 में जो रूल है वो क्या कह रहा है, डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। तो ऑल अमाउंट पेबल टुवर्ड्स द टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, एनी अदर, वो सब हमारा लाइबिलिटी रजिस्टर में आ जाएगा डेबिट साइड में। ऑल अमाउंट पेबल टुवर्ड्स द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट डिटरमाइन इन प्रोसीडिंग्स बाय प्रॉपर ऑफिसर और असर्टेन। तो आप जो रिटर्न फाइल करेंगे उस रिटर्न फाइल में जो जो आपका पैसा देना है वो सब लाइबिलिटी रजिस्टर में दिखाई देगा, और जो प्रॉपर ऑफिसर खुद पता लगाएगा वो भी सारा कुछ लाइबिलिटी रजिस्टर के डेबिट में दिखाई देगा, और अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू हुआ है तो वो भी दिखाई देगा। लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट साइड दिखाई देने का मतलब वो आपने देना है। और कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के क्रेडिट में वो है जो आपका पैसा जमा है, जब आप पेमेंट करेंगे इसमें डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी रजिस्टर के में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें आपका डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक डेबिट में क्या क्या आता है, जब आप पेमेंट करते हैं तो ये सब का कुछ आपका डेबिट में आ जाता है। तो डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश या क्रेडिट में डेबिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। जैसे ही आपके क्रेडिट लेजर से डेबिट होगा आईटीसी, वो आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट हो जाए। तो पेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटी ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन एज पर देयर रिटर्न, तो वो आपका यहाँ से कम हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, आपका जो रजिस्टर है वो किस तरीके का दिखाई देगा, हम लोग ये देख लेते हैं। आपका एक कैश, तो होता क्या है, आपका एक कैश और एक क्रेडिट लेजर है, उसमें जैसे जैसे आप डिपॉजिट कराते रहते हैं आपका क्रेडिट होता रहता है, और जैसे जैसे आप पेमेंट करते रहते हैं वैसे वैसे वो डेबिट होता है। तो ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। लेकिन जो लाइबिलिटी रजिस्टर है आपका, ये उल्टा होता है। यहाँ पर जो भी आपकी लाइबिलिटी है, मतलब आपके लिए पेबल है, वो डेबिट में दिखाई देता रहता है, और जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे वो आपका क्रेडिट में दिखाई देता है। तो जैसे जैसे आप पेमेंट करेंगे वो सब क्रेडिट में दिखाई देगा। तो ये लाइबिलिटी प्लस होती जाएगी, और ये जब पेमेंट करेंगे माइनस होता रहेगा, ये लाइबिलिटी है, और यहाँ डिपॉजिट करने पे प्लस होता रहेगा। तो यहाँ लिखा है कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट लेजर के डेबिट में क्या आएगा, तो क्रेडिट लेजर के डेबिट में आएगा जब आप पेमेंट करेंगे, और वो पेमेंट आपके लाइबिलिटी रजिस्टर के क्रेडिट में दिखाई देगा। तो लिखा पेमेंट जो भी होगी वो आपको दिखाई देगी। ऐसे ही यहाँ पर डेबिट कैश में लिखा है, तो पेमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटी रिटर्न के हिसाब से, और टीडीएस, टीसीएस और अमाउंट रिवर्स चार्ज, वो सब आपका कहां से जाएगा, इंटरेस्ट, पेनल्टी, वो सब कैश लेजर से जाएगा, क्रेडिट लेजर से नहीं जाएगा। How do the payment system benefit the taxpayer and the commercial tax department? No more queue and waiting for making payment. आप जब मर्जी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, हाथों हाथ रिसीट आ जाएगी, पेमेंट आराम से हो पाएगा। टैक्स कंसल्टेंट मैं आपके बिहाफ पर पेमेंट कर पाऊंगा, सिंगल चलान हो जाएगा, 3-4 कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिवेन्यू विल कम अर्लियर इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। पुराने सिस्टम के मुकाबले गवर्नमेंट को जल्दी पैसा मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, और 8 बजे के बाद जो क्रेडिट होगा वो सेम डे हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं।
इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 50 कहता है उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाया। तो सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 कहता है एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे इन टैक्स in accordance with the provision of this act or rules made thereunder, but fails to pay the tax or any part thereof to the government within the time period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remain unpaid, तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा नॉट एक्सीडिंग 18% एज में बी नोटिफाइड। तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% से ज्यादा नहीं होगा, 18% पर एनम के हिसाब से अगर आपने टैक्स देने में देरी करी है। प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेट पीरियड फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट as per the provision of 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings in respect of said period, shall be levied on the portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, लेट पेमेंट कर रहे हो कैश लेजर से, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि जो क्रेडिट लेजर से पेमेंट है वो क्रेडिट लेजर तो पहले से ही पड़ा हुआ है आपके अकाउंट। तो जो कैश लेजर से पेमेंट करोगे वही आप लेट पेमेंट कर रहे हैं और उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। 50 सबसेक्शन 2 कहता है इंटरेस्ट कैलकुलेट जो होगा वो फ्रॉम द डे सक्सीडिंग द डे ऑन विच सच टैक्स वाज ड्यू, तो जिस दिन टैक्स ड्यू था उसके अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए। 50 और सबसेक्शन 3 कहता है कि वेयर द आईटीसी हैज बीन रोंगली अवेल्ड, आपने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, तो वो गलत आईटीसी जो यूज करा उस पर भी आपको ब्याज देना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने आईटीसी क्लेम कर लिया। जैसे आपने आउटपुट टैक्स देना था, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, कर नहीं सकते थे, तो टैक्स देना था, नहीं दिया ना एक तरीके से, तो उस पर 24% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। फिलहाल इस पे भी 18% ही है, तो कुल मिलाकर 18% के हिसाब से इस पर और उस पर दोनों पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन करने के लिए और पेमेंट टाइमली करने के लिए टैक्स को समय पर दिया जाए, तो इंटरेस्ट का हिसाब लगाया गया है, जो कि इट इज कंपनसेटरी इन करेक्टर एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेनल्टी। तो पेनल्टी से अलग है, पेनल्टी एक जो बड़ा पेनल होता है, ये एक नॉर्मल और आसान सी बात है, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, और जीएसटी लॉ कहता है रजिस्टर्ड पर्सन कैन मेक पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन, जो सेक्शन अलाउ करता है उस हिसाब से आप इंटरेस्ट दे पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है प्रैक्टिस जो है वो आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन अगर लॉ अलाउ करेगा उसी से आप पेमेंट। अगर उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है और डिपॉजिट भी नहीं किया है उसने कैश लेजर में, तो जीएसटी कॉमन पोर्टल डजंट हैव मैकेनिज्म टू अलाउ ए रजिस्टर्ड पर्सन टू मेक पार्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पूरा ही पेमेंट करना पड़ेगा, आप पार्ट पेमेंट नहीं कर ना। If the lawmaker demand tax dues along with interest on the gross payment, that is tax paid through electronic cash ledger and credit, it may be unhealthy practice from the business perspective to counter such recovery mechanism। तो सेक्शन 50 कहता है रजिस्टर्ड पर्सन हैज पेड टैक्स थ्रू ए रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39 belatedly interest shall be applicable only the net taxes paid through cash ledger and not on the gross taxes for such period। तो ये क्या रखा है कि अगर किसी वजह से बाद में उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, पहले कुछ दे चुका है, तो बाद वाली अमाउंट पर ही इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो ड्यू डेट के बाद में अगर आपने रिटर्न फाइल करी है, तो आपका जो आउटपुट टैक्स पोर्शन आपने कैश लेजर से पेमेंट करा है उस पर इंटरेस्ट आपका लगेगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट जो रजिस्टर्ड पर्सन को देना पड़ेगा वो केवल और केवल नेट कैश लाइबिलिटी पर ही देना है, ना कि ग्रॉस लाइबिलिटी पर, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट कब देना है? इंटरेस्ट तब देना है जब आप टैक्स पूरा समय पर जमा नहीं करा रहे हैं। रेट 18% का रहेगा और मैनर क्या रहेगा?
जहां सप्लाई मेड ड्यूरिंग ए पीरियड आर डिक्लेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न फॉर द सेट पीरियड। रिटर्न फर्निश करा है आपने और उस सिचुएशन में वो पोर्शन जो आपका कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट हुआ है उस पर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। अभी हम एग्जांपल भी देख लेंगे। रेट 18% है जो बता रखा है, और जहां इंटरेस्ट आपने गलत आईटीसी क्लेम करा वहां 24% तक हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो भी 18% ही है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रोंगली अवेल्ड है तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। और द डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सच आईटीसी शैल बी टेकन टू बी, अब कौन सी डेट ली जाएगी? रिटर्न इज ड्यू, जिस दिन रिटर्न ड्यू है या आपने जो एक्चुअल फाइल करी है जो भी जल्दी होगा उस दिन माना जाएगा कि आपने रोंगली क्रेडिट कर लिया, उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आप और केसेस में जिस दिन आपके अकाउंट से वो सेट ऑफ हुआ आईटीसी उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। अदर रिलेवेंट पॉइंट क्या है कि टैक्स का मतलब है जो टैक्स होता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स शुड बी मेड वॉलंटरली इवन विदाउट ए डिमांड, आपको खुद ही जमा कराना है। इंटरेस्ट पे अंडर सेक्शन शैल बी डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में आ जाएगा, और वो सेटल आप कैश लेजर से ही कर पाएंगे क्योंकि क्रेडिट लेजर से अलाउ ही नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, मिस्टर आलोक हैं, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है टैक्सेबल गुड्स के। उन्होंने जीएसटीआर 3B जनवरी की फाइल करी है 15 अप्रैल को, और 20 फरवरी तक फाइल करनी थी, लेट हो गए, 15 अप्रैल को फाइल करिए। जो अमाउंट नेट जीएसटी है, मतलब जो कैश से पेमेंट करा आईटीसी सेट ऑफ करने के बाद, वो है 36,500 रुपए, जो इन्होंने 15 अप्रैल को ही दिया है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट लेट है, 18% पर एनम के रेट के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट जो देना है इन्हें 20 फरवरी तक इन्हें जमा कराना था। इन्होंने 21 फरवरी से 15 अप्रैल तक 54 दिन का इंटरेस्ट लगेगा 36,500 रुपए पर। 18% के हिसाब से 54 दिन का इंटरेस्ट लगेगा 972। इसमें कोई डाउट है आपको? इलस्ट्रेशन नंबर 3, एबीसी लिमिटेड ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करी है जुलाई की 20 अगस्त को। पोस्ट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन हैज नोटिस्ड ड्यूरिंग द सितंबर दैट टैक्स ड्यू ऑफ 40,000 हैव नॉट बीन पेड। तो उन्होंने रिटर्न तो फाइल कर दी बट 40,000 रुपए की पेमेंट इन्होंने नहीं करी। तो इन्होंने ये 40,000 रुपए की पेमेंट सितंबर में पेमेंट करा। जब इन्होंने सितंबर की फाइल कर रहे थे रिटर्न 20 अक्टूबर को, तो इन्होंने पेमेंट की। तो आपका क्या आंसर रहेगा? अगर जुलाई की रिटर्न ही हम 20 अक्टूबर को फाइल करते तो क्या होता, और अगर अब सिचुएशन है तो उसमें क्या? नो अदर सप्लाई हैज बीन मेड, नो टैक्स पेबल फॉर द जुलाई अदर देन 40,000 मिस्ड आउट, और लीप ईयर वगैरह इग्नोर करना है क्योंकि फिर 29 दिन हो जाए। तो इंटरेस्ट हमें जो देना है सेक्शन 50 के हिसाब से वो 18% का देना है, और सेक्शन 51 कहता है कि इंटरेस्ट जो देना है नेट लाइबिलिटी पर देना है, और रिटर्न फाइल करिए तो हमें ड्यू डेट के बाद देना है। तो 40,000 रुपए पर जो जुलाई का था, तो has defaulted in making the payment of 40,000 on self assessment basis in the return for the month of July. तो interest on gross liability shall not be applicable क्योंकि इन्होंने thus the amount of interest payable by the ABC Limited is period of delay। तो हमारा जो था जुलाई की रिटर्न 20 अगस्त तक जानी थी, तो 21 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक 61 दिन का इंटरेस्ट इन्हें देना पड़ेगा जो इन्होंने लेट जमा किया। और अगर इन्होंने रिटर्न ही फाइल करी लेट, मान लिया रिटर्न ही 20 अक्टूबर को फाइल करी,
तो उस सिचुएशन में इनका जो अमाउंट रहता वो वही रहता जो कैश लेजर से पेमेंट करा होता। तो दिन तो यहाँ 61 ही होते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि हमारा 40,000 की जो पेमेंट है उसमें 10,000 की पेमेंट क्रेडिट लेजर से हुई है और 30,000 की पेमेंट कैश लेजर से हुई है। तो जो कैश लेजर से पेमेंट होता है उसी का ही इंटरेस्ट लगता है, अगर हमने रिटर्न फाइल करते हुए उस समय आ रहा है। लेकिन अगर रिटर्न फाइल कर दिया और छूट गया तो उस पर तो पूरी अमाउंट पर ही लगेगा। तो इसलिए 40,000 और 30,000 की बात यहां पर आ गई। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी, तो सेक्शन 50 कहता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड अंडर दिस एक्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू अंडर द इंटीग्रेटेड, तो वो आप रिफ्लेक्ट होगी आपकी रिटर्न में और वो अपने आप से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, बाकी आपको कैश में करना पड़ेगा आईटीसी क्लेम करने के बाद, है ना। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी क्रेडिट if the amount of CGST is utilized toward the IGST in terms of section 53, there shall be reduction in the amount of वही बता रखा है कि अगर आप किसी के आपस में कर रहे हो तो वो उस हिसाब से कम हो जाएगा, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और वही है कि हम आपस में क्या क्या सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो हमारे एक अकाउंट से जाएगा तो कहाँ जाएगा, वो किस अकाउंट में जाएगा उसके बारे में बता रखा है। चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर तो खत्म हो गया ये, इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं टेस्ट योर नॉलेज वाले सेक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कितने टाइप के लेजर होते हैं। तो 3 टाइप के लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। फीचर क्या है जीएसटी पेमेंट सिस्टम में, तो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड चालान जो जीएसटी एंड कॉमन पोर्टल पर रहता है वो अपने आप से इन ऑल मोड ऑफ पेमेंट, तो हमें मैनुअली प्रिपेयर नहीं करना पड़ता चालान, और आप ऑनलाइन आराम से पेमेंट कर पाएंगे और रियल टाइम फास्टर पेपरलेस, वो सारी बातें जो हमने देखी थी क्या क्या फायदे हैं इसके। Are principle of unjust enrichment applicable for payment of tax under GST? Yes. Section 49(9). Every person has paid the tax on goods or service or both under this act unless the contrary is provided. He deemed to have passed the full incidence of such tax to the recipient. हमने कहा था कि जैसे ही कोई अपना टैक्स की लायबिलिटी पेमेंट कर देता है तो आगे लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती है रेसिपिएंट के ऊपर। State the name of output tax under GST where any of the input tax can be utilized। तो हमें पता है कि IGST जो है आउटपुट IGST वो तो किसी भी इनपुट से सेट ऑफ हो जाएगा, कोई हमें दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन यूटिलाइज होगा तो नेम ऑफ आउटपुट टैक्स अंडर वेयर एनी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज। तो कौन सा ऐसा आउटपुट टैक्स है जिससे कोई सा भी इनपुट हो जाएगा सेट ऑफ, तो वो है आउटपुट IGST। लेकिन उसमें भी पहले इनपुट IGST सेट ऑफ करेंगे, फिर जो है इसके बाद आप किसी भी ऑर्डर में सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब एक आउटपुट IGST ऐसा है जिससे कोई भी इनपुट हम कर सकते हैं। Mr. A has deposited a sum of 30,000 under the minor head of interest column for the major head IGST at the time of filing of return. He noticed that there is no sufficient amount under the minor head tax toward the payment of 30,000. When approaches consultant, Mr. A guided the deposit tax amount under proper head of the account and claim a refund for the remittance of amount deposited under the interest। हुआ ये कि सबके मेजर और माइनर हेड है, तो इन्होंने गलती क्या करी, इन्हें टैक्स वाले पोर्शन की जगह इन्होंने गलती से IGST के मेजर हेड में इंटरेस्ट वाले में डिपॉजिट करा दिया, जबकि टैक्स वाले में कराना था। तो उनसे कहा गया कि एक काम करो, आप और 30,000 रुपए जमा करा करके उसका रिफंड ले लो। तो क्या ये बात ठीक है या नहीं, तो क्या हम आपस में एक से दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं या नहीं, हमने पढ़ा था।
तो प्रोविजन कहता है 4910 परमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट डिपॉजिटेड under any of the minor head, that is tax, interest, penalty, fee or other, under the these payment for the tax thereon. Accordingly Mr. A need not deposit tax again, और रिफंड की भी जरूरत नहीं है, बस ये क्या करेंगे, ये अपना कॉमन पोर्टल में इंटरेस्ट से टैक्स में ट्रांसफर करेंगे और फिर वहां से पेमेंट कर। Messrs ABC and company have defaulted in filing the return under section 39. तो GSTR 3B उन्होंने मार्च महीने की जमा नहीं कराई। Reason for such delays in the closure of books for the March, which has been finalized during the May, GST पोर्टल ने लेट फी लगाई है 2000 रुपीज की, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या लेट फीस को क्रेडिट लेजर से पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग लेट फीस क्रेडिट लेजर से केवल और केवल टैक्स, आउटपुट टैक्स की पेमेंट कर पाएंगे, बाकी सबके लिए हमें कैश का यूज करना पड़ेगा। तो कैश लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल है केवल आउटपुट टैक्स के लिए हो पाएगा, है ना। तो लेट फी केवल और केवल कैश लेजर से हो पाएगी, ना कि क्रेडिट लेजर से। साहिल एक सप्लायर है टैक्सेबल गुड्स इन कर्नाटका, उसने रजिस्ट्रेशन कराया है सितंबर में, और वो इस IGST लाइबिलिटी की पेमेंट करना चाहता है और पहली बार पेमेंट कर रहा है वो। तो he is of the view that he needs to mandatorily have the online banking facility to make payment of GST. Offline payment is not permitted. You are required to apprise Sahil regarding the various mode of deposit in electronic cash ledger. आप कैसे कैसे जमा करा सकते हैं, क्या मैनुअल चलाना अलाउड है, क्या वैलिडिटी है, और क्या मेजर और माइनर हेड के बीच में अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो पैसे जमा करा सकते हैं वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करा सकते हैं, UPI के थ्रू करा सकते हैं, IMPS के थ्रू करा सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करा सकते हैं, NEFT या RTGS के थ्रू करा सकते हैं। आप बैंक में जाकर उनसे कह सकते हैं, काउंटर थ्रू ऑथराइज बैंक आप 10,000 रुपए तक जमा करा सकते हैं पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिपॉजिट। बैंक में जाइए, वहां 10,000 रुपए तक का अमाउंट आप जमा करा सकते हैं। मैनुअल या फिजिकल चलान अलाउड नहीं है GST में, इस बात का ध्यान रखना है, ऑनलाइन ही होगा। और चलान की जो वैलिडिटी पीरियड है वो 15 दिन की है चलान जनरेट होने के बाद। A registered person may on common portal transfer any amount of tax, interest, penalty or any other available to the electronic cash ledger। तो हम जो है ए रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो उस कैश लेजर का इस्तेमाल वो कर सकता है किसी भी चीज के। सुहासिनी एक रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है और वो बीमार है, इस वजह से उसने कोई भी अक्टूबर में सर्विस नहीं दी, है ना। लेकिन उसे खर्चे बहुत सारे करने पड़े, तो उसने वेंडर को 75,000 रुपए की पेमेंट करी है। ITC पड़ा हुआ है इसका, है ना, और 15,000 सिक्योरिटी सर्विसेज का है, जिस पर उसे रिवर्स चार्ज के हिसाब से टैक्स देना है, जिसपे ITC इज 2700। सुहासिनी इज ऑफ द ओपिनियन कि कोई GST तो उसने कैश लेजर से पेमेंट करना नहीं है, क्योंकि ITC में पड़ा है, वो सिक्योरिटी सर्विसेज की सेट ऑफ आराम से कर लेगी। बट इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से आप लोग जो आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स है, वो आप अपने क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल उससे नहीं कर। अमाउंट अवेलेबल इन द क्रेडिट लेजर वो आप किसी भी आउटपुट टैक्स के लिए कर सकते हैं, बट आप उसको रिवर्स चार्ज वाले इनपुट टैक्स से नहीं कर सकते। तो ये गलत बात है। 2700 रुपए तो आपको कैश लेजर से पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चंस भी कर लिए चैप्टर के एंड में।
और पूरा चैप्टर भी हमने कर लिया। अब हमारे पास अब एंड ही है, थोड़े 1-2 चैप्टर ही हमारे पास बचे हुए हैं, तो उसको भी हम जल्दी निपटाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन वीडियो भी आएंगी, बट आप अपनी तरफ से भी शॉर्ट नोट्स बनाइए। चैप्टर के एंड में आपके स्टडी मटेरियल में शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, बट उसको भी देखकर आप खुद बनाइए तो ज्यादा ही बढ़िया रहे।